हेलो फ्रेंड्स, अनिका आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सीरीज में हम मुगल काल को डिस्कस करेंगे। मुगल काल जिसका टाइम पीरियड हमें भारत में देखने को मिलता है 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। इससे पूर्व हमें दिल्ली में किसका अधिकार देखने को मिलता है? लोधी वंश का अधिकार देखने को मिलता है। और लोधी वंश के बाद में जो दिल्ली में एक लंबे समय तक शासन किया था वो कौन से वंश ने किया था? मुगल वंश ने किया था। मुगल वंश जिसे में भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बाबर को भारत में मुगल वंश है इसका संस्थापक कहा जाता है। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत नामक स्थान पर आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। ये सैन्य अभियान था जिसे हम कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ किनके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी है इनकी सेनाओं के मध्य हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या होती है? हार होती है और बाबर की क्या होती है? जीत होती है। इब्राहिम लोदी की हार ही के साथ ही इस वंश है, लोधी वंश है, उस वो समाप्त हो जाता है और हमें एक नया वंश देखने को मिलता है। वो कौन है? मुगल वंश। बाबर की बात की जाए तो बाबर वो तुर्क मुसलमान था और तैमूर के वंश से ये संबंधित है। इसकी जो माँ थी वो कौन सी थी? चंगेज खां के वंश से संबंधित थी। बाबर का पूरा नाम हमें देखने को मिलता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यह अपने पिता की मृत्यु के बाद में कहाँ का शासक बनता है? फरगना का शासक बनता है और एक उपाधि धारण करता है। वो उपाधि कौन सी थी? बादशाह की उपाधि। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला तैमूर वंशीय शासक है। इससे पूर्व के जितने भी शासक हुए हैं वो कौन सी उपाधि धारण करते थे? मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। इसके संबंध में हम एक अलग से वीडियो सीरीज है उसमें पूरा डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से शासक है, उसका जन्म कहाँ हुआ, उनके कौन कौन से सैन्य अभियान रहे थे और स्थापत्य कला में उनका क्या क्या योगदान रहे हैं। बाबर के जन्म की बात करें तो बाबर का जन्म वो कहाँ पर हुआ था? फरगना नामक जो स्थान है वहाँ पर हुआ था। फरगना हमें देखने को मिलता है उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें फरगना देखने को मिलता है। बाबर ने पानीपत के अभियान के बाद में जो नेक्स्ट सैन्य अभियान किया था वो था मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का अभियान या खानवा का युद्ध है जिसे कहा जाता है। खानवा का जो युद्ध है वो बाबर वर्सेस राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा है उसकी हार होती है और बाबर की क्या होती है? जीत होती है। इस युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति यूज की थी? तुलगमा युद्ध पद्धति इसका प्रयोग किया था और जिहाद का नारा दिया था। जो तुलगमा युद्ध पद्धति है वो बाबर ने मंगोल हैं या फिर उज्बेक जिन्हें कहा जाता है उनके माध्यम से सीखी थी। विजय होने के बाद में बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, वो कौन सी थी? गाजी की उपाधि है वो धारण की थी। मार्च 1527 के बाद में हम देखते हैं इसका नेक्स्ट सैन्य अभियान, वो देखते हैं 1528 ईस्वी में खानवा चंदेरी के जो शासक है मेदिनी राय उसके विरुद्ध हुआ था और चंदेरी के शासक जो मेदिनी राय है उसको हराया था, जिसे हम कहते हैं चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। चंदेरी के युद्ध के बाद में जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो है घग्गर का युद्ध 1529 ईस्वी में। और घग्गर के युद्ध में इसने अफगान शासक हैं उनको पराजित किया था। 26 दिसंबर 1530 में क्या हो जाती है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की का जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो है 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। बाबर जिसे पहले यमुना के किनारे जो आगरा में आरामबाग नामक स्थान है वहाँ पर दफनाया गया, बाद में इसकी इच्छा के अनुसार इसे कहाँ पर दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया था। बाबर जिसकी आत्मकथा हमें देखने मिलती है बाबरनामा या फिर तुज़क के बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है। इसी बाबरनामा या तुज़क के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खानकाना द्वारा किया गया था। अब्दुल रहीम खानकाना की बात करें तो ये बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां की मृत्यु के बाद में अकबर है उसने इसे अपना दत्तक पुत्र ग्रहण किया था। बाबर के बाद में हम टाइम पीरियड देखते हैं वो हम देखते हैं हुमायूं का टाइम पीरियड। हुमायूं जिसका शब्द का ही अर्थ क्या होता है? हुमायूं शब्द का ही अर्थ होता है भाग्यशाली। लेकिन इसके टाइम पीरियड को हम डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि हुमायूं है वो बिल्कुल भी भाग्यशाली हमें देखने को नहीं मिलता। इसके संबंध में एक इतिहासकार हुए हैं लैंडपुल, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हुमायूं है वो ज़िंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हुमायूं है वो बाबर के बाद में उत्तराधिकारी है या फिर दिल्ली के पर अधिकार करता है, दिल्ली का शासक बनता है। इसका पूरा नाम हमें देखने को मिलता है नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं ने अपने भाई या उनके मध्य अपने साम्राज्य को विभाजित किया था, जैसे कि कामरान है उसको काबुल और कंधार वाला क्षेत्र दिया था, अस्करी को कौन सा दिया था? संभल वाला क्षेत्र दिया था, हिंदाल को अलवर और मेवात वाला क्षेत्र दिया था और अपने चचेरे भाई सुलेमान है उसको बदख्शा वाला प्रदेश है वो दिया था। जिसे विभिन्न इतिहासकार क्या कहते हैं? इसकी राजनीतिक भूल कहते हैं कि इसने अपने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों के मध्य बंटवारा कर दिया। हुमायूं ने एक नगर की स्थापना की थी, दीनपना नामक एक नए शहर है उसकी स्थापना की थी। इसने मालवा और गुजरात है उनके विरुद्ध आक्रमण किए थे, उनके विरुद्ध सैन्य अभियान किए थे
और इसका जो मेन हम सैन्य बयान देखते हैं वो है चौसा का युद्ध और कन्नौज की, या फिर जिसे बिलग्राम का युद्ध है वो कहते हैं। चौसा का युद्ध है, ये चौसा का जो अभियान है वो किनके मध्य हुआ था? हुमायूं वर्सेस शेर खां। शेर खां कौन था? एक अफगान शासक था। और यह है चौसा का युद्ध है वो कहाँ पर हुआ था? बक्सर के निकट एक चौसा नामक स्थान है, वहाँ पर 1539 ईस्वी में हुआ था। इस चौसा के युद्ध में किसकी जीत होती है? शेर खां की जीत होती है और हुमायूं की क्या होती है? हार होती है। इसी चौसा के युद्ध में जो हुमायूं है वो नदी में गिर जाता है और इसकी जान है वो किसके द्वारा बचाई जाती है? एक बिस्ती था, उसके द्वारा इसकी जो जान है वो बचाई जाती है, इसको जीवन है वो इसका जीवन है वो बचाया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस चौसा के युद्ध के बाद में जो शेर खां है वो एक उपाधि धारण करता है। वो कौन सी उपाधि धारण करता है? शेर शाह की उपाधि धारण करता है। इस शेर खां का वास्तविक नाम हमें देखने को मिलता है, वो वास्तविक नाम था फरीद। इसके द्वारा अपने नाम से सिक्के हैं वो भी चलाए गए थे। 1540 ईस्वी में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध होता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है वो किनके मध्य होता है? शेर शाह और हुमायूं है, इनके मध्य होता है। और इसमें हुमायूं है वो बुरी तरह से पराजित होता है और शेरशाह है वो जीत जाता है और दिल्ली ही सल्तनत है वो किसके अधिकार में चली जाती है? शेरशाह के अधिकार में चली जाती है। इसी टाइम में यानी कन्नौज के युद्ध के बाद में निर्वासित जीवन जीने के लिए कौन हो जाता है? हुमायूं है वो निर्वासित जीवन जीता है। और भटकल के पास एक शेख अली अख्तर है, उनकी पुत्री थी हमीदा बानो, उनसे विवाह करता है हमीदा बानो, जिससे कालांतर में इसका अकबर का जन्म होता है 1542 ईस्वी के आसपास। बाद में धीरे धीरे हुमायूं है वो कांधार और काबुल वाला क्षेत्र है वो जीत लेता है। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में इसने लाहौर पर कब्जा किया था। तो 1555 में इसने लाहौर के बाद में इसने पंजाब पर कब्जा कर लिया था और पंजाब के बाद में इसने जो सिरहिंद वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसने कब्जा किया था। सिरहिंद के युद्ध है उसमें अफगान शासकों का राय था। तो हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में इसने लाहौर पर कब्जा किया, जिसमें इसने नसीब खां और तातर खां के नेतृत्व वाली जो अफगान सेना है उसको मछीवाड़ा के युद्ध में हराया था और पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था। तो पंजाब पर अधिकार है वो करते समय जो अफगान सेना का नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे? नसीब खां और तातर खां कर रहे थे। जून 1555 में इसने सरहिंद के निकट अफगानों को पराजित किया था। अफगानों को जब पराजित किया था सरहिंद का, जिसे युद्ध कहा जाता है या इसे मछीवाड़ा का भी युद्ध कहा जाता है, इसमें अफगानों का नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? सिकंदर सूर कर रहा था। और मुगलों का नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? बैरम खां कर रहा था। 23 जुलाई 1555 ईस्वी में दूसरी बार हम देखते हैं कि दिल्ली है वो किसके अधिकार में आ जाती है? मुगलों के अधिकार में आ जाती है। और मुगलों में जो हुमायूं है वो वापस दिल्ली पर क्या बनता है? शासक बनता है, गद्दी पर बैठता है। लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी में हम देखते हैं कि दीनपना की पुस्तकालय की जो सीढ़ियाँ हैं उनसे गिरकर जो हुमायूं है उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की अगर बात की जाए तो ये अफीम का सेवन करता था, अफीम का आदी था, नशेड़ी हम कह सकते हैं। और एक बहुत ही अंधविश्वासी व्यक्ति था। ज्योतिष में इसका क्या था? अत्यधिक विश्वास था। इसलिए ये क्या करता था? 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहना करता था। हुमायूं के बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य जिसका संस्थापक किसे कहा जाता है? फरीद को कहा जाता है। इसी फरीद का नाम हम देखने को मिलता है शेर खां। शेर खां की बात की जाए तो ये हसन खां का पुत्र था। हसन खां जिन्हें जौनपुर जो राज्य है उसके अंतर्गत सासाराम बिहार के जागीरदारी है वो मिली हुई थी, वो वहाँ के जमींदार थे। सासाराम बिहार वहाँ के शासक जौनपुर का शासक कौन था? जौनपुर का शासक हमें देखने को मिलता है वो है बहार खां नुमानी या फिर बहार खां जिन्हें कहा जाता है। इसी के द्वारा बहार खां के द्वारा ही इसे फरीद या फिर शेर खां है उसे उपाधि दी। फरीद को कौन सी उपाधि धारण दी गई थी? शेर खां की उपाधि दी गई थी। बहार खां ने ये उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि एक बार फरीद है उसके द्वारा निहत्ते होते हुए भी शेर को मार दिया गया था, इसलिए उसको उपाधि दी थी शेर खां की उपाधि। उसका साम्राज्य है, यानी कि हम बात करें इस शेर खां के साम्राज्य की तो वो हमें देखने को मिलता है कन्नौज उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहाँ से लेकर असम तक इसका क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियाँ वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। उत्तर में हम देखें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हमें बंगाल की खाड़ी तक इसका क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। इसके द्वारा मालवा है वाला क्षेत्र है उसको भी जीत लिया गया था। 1544 ईस्वी में जो मालदेव है उसको हराकर इसने शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ वाला क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया था।
शेरशाह ने मालदेव से युद्ध है वो बड़ी मुश्किल से जीता था। इसी युद्ध में ये जो मालदेव के विरुद्ध इसने युद्ध किया था, उसी में इसने एक फेमस कथन है वो भी देखने को मिलता है, जिसमें इसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत है वो खो देता। क्योंकि जो मालदेव के सेनापति थे जैंता और कुंपा, उन्होंने वीरतापूर्वक संघर्ष किया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि मेवाड़ पर भी इसका सांकेतिक अधिकार है वो देखने को मिलता है। मेवाड़ वाला एरिया है उस पर भी इसका सांकेतिक अधिकार है वो हो गया था। 1544 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद विस्फोट में शेरशाह है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और लेकिन इसने जो कालिंजर का युद्ध है वो भी इसने जीत लिया था। शेरशाह के बाद में जो शासक बनता है वो कौन है, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह है उसने 1553 ईस्वी तक शासन किया था। लेकिन बाद में के जो भी अयोग्य उत्तराधिकारी हुए हैं उनमें आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे पतन हो जाता है। शेरशाह के अगर सुधार कार्यों की हम बात करें तो शेरशाह ने विभिन्न सुधार कार्य हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें मेनली फेमस कौन कौन से हैं। इसके द्वारा भूमि नाप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क या मुक्ताई या फिर कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली है वो प्रसिद्ध की थी। यानी कि इसने भूमि माप की एक व्यवस्थित प्रणाली है वो इसके द्वारा स्टार्टिंग की गई। लगान को इसने व्यवस्थित कर के रूप में किया था, जैसे गल्ला बख्शी या बटाई कहा जाता है, नस्क मुक्ताई या फिर कनकूत। नकदी या जब्ती प्रणाली है वो इसी के द्वारा प्रचलित की गई है। इसके शेरशाह के द्वारा 4 बड़ी सड़कें हैं और अनेक विभिन्न प्रकार के सराय हैं उनका निर्माण करवाया गया था। सराय जो हमें देखने को मिलती है जल के स्टोर के रूप में, जलाशय के रूप में देखने को मिलती है। इसी शेरशाह के द्वारा सबसे लंबी सड़क जिस उस टाइम पर बनवाई गई थी वो कौन सी थी, बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक जाती थी, जिसका अस्तित्व आज भी हमें देखने को मिलता है। नाम क्या है इसका, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। मुद्रा ढलाई में इसने जो विभिन्न सुधार कार्य किए थे उसमें मुद्रा ढलाई के रूप में हम देखते हैं कि इसके द्वारा तांबे का 350 ग्रेन का दाम और चांदी का 178 ग्रेन का दाम है वो जारी किया गया था। सासाराम बिहार में इसके द्वारा एक झील के मध्य में एक मकबरे का निर्माण करवाया गया और जो ये मकबरा बना हुआ है वो डमरू की आकृति में बना हुआ है। और इस मकबरे पर हमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है, हिंदू मंदिर है उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। शेरशाह है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो है अकबर का। अकबर की बात करें तो अकबर का टाइम पीरियड है वो है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अकबर है ये किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था। इसका जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में हुआ था। अमरकोट जो पाकिस्तान वाला है वहाँ पर क्षेत्र है, वहाँ पर अमरकोट के किले में इसका जन्म हुआ था। ये 13 वर्ष की आयु में ही सिंहासन पर बैठ गया था। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 में बैरम खां नामक जो व्यक्ति था उसके नेतृत्व में इसे कलनौर में ईंटों के सिंहासन पर बैठाया गया। उसका राज्याभिषेक है वो अकबर का किया गया था। बैरम खां जिसे क्या कहा जाता है, इसका संरक्षक भी कहा जाता है। बैरम खां इसका सेकंड संरक्षक था। फर्स्ट इसका संरक्षक देखते हैं तो वो है मुनीम खां। अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैरम खां, इन दोनों के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम युद्ध हमने देखा था वो था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हमें देखने को मिलता है वो है हेमू वर्सेस बैरम खां। जो मुगलों का प्रतिनिधि कौन कर रहा, बैरम खां, और अफगान सेना का प्रतिनिधि कौन था, हेमू था। हेमू की बात की जाए तो हेमू बाद में इस पानीपत की दूसरी लड़ाई में क्या हो जाता है, उसकी गर्दन पर एक तीर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अफगानों की इसमें क्या हो जाती है, हार हो जाती है। हेमू बिहार के अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह है उसका सुयोगी सेनापति था। इसके द्वारा 22 युद्ध अभियान किए गए थे और उनमें विजय प्राप्त की गई थी। इसके द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी जो कौन सी थी, विक्रमजीत की उपाधि है वो इसी के द्वारा धारण की गई थी। अकबर के हम देखें तो अकबर ने 1516 ईस्वी में जो संगीत प्रेमी था बाज बहादुर, उसे मालवा और चुनार का किला और गोंडवाना वाला जो किला है वो जीत लिए थे। इसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया था। राजा रामचंद्र है उन्होंने इसे कालिंजर का किला है वो अकबर को सौंप दिया था। ये हम देखते हैं कि जो राजा रामचंद्र है उन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और जो कालिंजर का किला है वो इसको सौंप दिया था। 1517 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया था जिसमें राजस्थान के विभिन्न शासक हैं उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थान के दो ऐसे शासक जिनमें हमें नाम देखने को मिलता है, एक तो है प्रताप और दूसरा हमें नाम देखने को मिलता है वो है चंद्रसेन, जिन्होंने
जीवन भर इस अकबर की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए थे। मुजफ्फर शाह से गुजरात और दाऊद खां से इसने बंगाल वाला क्षेत्र है वो जीत लिया था। महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप के साथ इसका एक जो प्रसिद्ध सैन्य अभियान हमें देखने को मिलता है हल्दी घाटी का युद्ध 1500 ईस्वी में, जिसमें महाराणा प्रताप मेवाड़ का मान सिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में संयुक्त जो नेतृत्व, यानी हम बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की तो हल्दी घाटी में एक साइड तो कौन थे, महाराणा प्रताप, और अकबर की तरफ से कौन थे, मान सिंह और आसफ खां है। इनकी संयुक्त सेना है वो थी, जिनके मध्य 1570 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये युद्ध है वो अनिर्णायक रहा था। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप है वो वापस इस हल्दी घाटी वाला क्षेत्र है उसमें वाले एरिया में वापस अधिकार कर लेता है और सामंत है उनको अपनी जागीर है वो प्रदान करता है। अकबर के द्वारा काबुल है वो मिर्जा हकीम, कश्मीर वो यूसुफ से, सिंध मिर्जा जानी बेग से, उड़ीसा निसार खां, कंधार में उस टाइम थे हुसैन मिर्जा, और खालिद है वो अली खां पर अकबर ने की मुगल सेना ने क्या की थी, निर्णायक जीत हासिल की थी। यानी इनके जो एरिया थे उन पर मुगल सेना की जीत हुई थी। अकबर ने खानदेश वाला जो क्षेत्र है उसको धनदेश रखा। खानदेश का नाम क्या रखा इसके द्वारा, धनदेश रखा गया। मुगल सेना ने चांद बीबी के खिलाफ एक युद्ध अभियान किया था जिसमें चांद बीबी जो अहमदनगर की थी उस पर विजय प्राप्त की थी 1600 ईस्वी में, लेकिन इन्हें एक प्रबल प्रतिरोध का सामना चांद बीबी से करना पड़ा था। 1601 ईस्वी में हम देखते हैं कि इसने असीरगढ़ का जो किला है वो अधिकार कर लिया था, उस पर जीत है वो हासिल कर ली थी। इसी असीरगढ़ के किले के बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर द्वारा इसे है वो चांदी की चाबी के माध्यम से खोला गया था। ऐसा कुछ इतिहासकारों के माध्यम से कहा जाता है। ये जो असीरगढ़ का जो सैन्य अभियान था वो इसकी अंतिम विजय भी कहा जाता है। 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां है उनके नेतृत्व में उज़्बेक है उन पर उन्होंने विद्रोह कर दिया था। 1564 ईस्वी में उज़्बेकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया था अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में। अकबर ने उज़्बेकों की जो दोनों विद्रोह हैं उनको कुचलने का कार्य किया था। 1584 ईस्वी में हम देखते हैं कि गुजरात के विद्रोह को कुचलने के दौरान अब्दुल रहीम खान है उसको खान खाना की उपाधि है वो दी गई थी। तो अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि वो कौन से अभियान के बाद में दी गई थी, गुजरात विद्रोह है उसको कुचलने के बाद में दी गई थी। हम देखते हैं कि इसका एक नवरत्न था राजा बीरबल, वो यूसुफ जयूं के हमले के समय क्या हो जाता है, मृत्यु इसकी हो जाती है। यूसुफ जयूं के विद्रोह को ये कुचलने जाता है, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर ने स्वयं है वो 1605 ईस्वी में अकबर की स्वयं की मृत्यु हो जाती है। उसे कहाँ पर दफनाया गया है, उसे सिकंदरा के जो मकबरा है वहाँ पर इसे दफनाया गया है। सिकंदरा के मकबरा है उस पर हमें कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो वो बौद्ध निर्माण कला है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली और मिशनरी हैं उनको बुलवा लिया था। धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए इसने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया गया था। इबादत खाने का निर्माण कब करवाया गया, 1575 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में इसने दीन इलाही धर्म है उसका प्रवर्तन किया था, जिसमें शामिल होने वाला पहला हिंदू राजा कौन था, बीरबल। दीन इलाही धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा की हम बात करें तो वो बीरबल देखने को मिलता है। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल या फिर हम कहते हैं मुजहिद घोषित किया था। सूफी संत चिश्ती संप्रदाय को इसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। लाहौर और आगरा वाला जो क्षेत्र है उसमें ईसाइयों के लिए गिरजाघर का निर्माण है वो इसी के द्वारा करवाए गए। यानी हम कहते हैं कि अकबर है वो एक बहुत ही सहिष्णु शासक था। इसने जैन मुनि हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि इससे संरक्षण प्रदान किया था। दीन इलाही धर्म का हम प्रधान पुरोहित देखते हैं तो वो थे अब्दुल फजल है जो इसके नवरत्न हैं उनमें से एक थे। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत का प्रारंभ किया था, एक नया कैलेंडर जारी किया था। राजपूतों के विरुद्ध इसकी हम देखें नीति पॉलिसी हम देखते हैं तो इसने अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और शक्ति प्रदर्शन से युक्ति से राजपूतों की जो शक्ति है उसको अपने अधीन करने का कार्य किया था। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत शासक हम देखते हैं वो था कछुआ शासक भारमल, जिसने अपनी जो पुत्री जिसका नाम हमें देखने को मिलता है हमीदा बानो उससे अकबर का विवाह करवाया था। उसने भगवान दास और मान सिंह को भी अपने दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। अकबर ने भगवान दास और मान सिंह है उन्हें भी उच्च पदों पर नियुक्त किया था। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
कि परंतु वे परतक ही रहे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर है वो समाप्त कर दिया गया। हम देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी है वो इसकी राजधानी रही थी अकबर के टाइम पीरियड में 1569 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक वो शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी रही है। वहाँ पर अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया है जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है। अकबर ने इस बुलंद दरवाजे को गुजरात विजय के स्मारक के स्वरूप में बनवाया था। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। इससे आगे की जो पार्ट है उसमें हम जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब का टाइम पीरियड है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम मुग़ल साम्राज्य है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे।